हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। ना गाइस, चेंजिंग का मतलब ऑब्वियसली अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब थंबनेल देख के तो समझ रहे कि हम अर्थक्वेक, वोल्केनो ये सब भी होगा हमारी स्लाइड्स में। शुरू करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। सबसे पहले बात हो रही है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं? प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियोस में लिथोस्फेरिक में बहुत पढ़ा था, हमने याद है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है, ठीक है, वो लिथोस्फीयर वर्ड से ही आता है। लिथोस्फीयर मतलब लैंड था, राइट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स में दिस लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। मतलब क्या है, एक तो बड़े होंगे, छोटे होंगे, थोड़ा इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स है, ठीक है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे हमारा कॉन्टिनेंट्स है, हमारे ओशन फ्लोर्स है, ये सब इसको कैरी करता है, ठीक है। नाउ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स। बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लेट्स में ये टूटा हुआ है हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है, ठीक है। दीज प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मतलब क्या होता है, मोल्टन मैग्मा में पता ना, मोल्टन मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर है, राइट। मोल्टन मैग्मा जो है एक सर्कुलर मैनर में, मोल्टन मैग्मा एक सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है, एंड देयरफॉर लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती है। आज आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या है? कुछ नहीं है, प्लेट्स जिसमें हमारा कॉन्टिनेंट्स ओशन फ्लोर जो है उस पे है, एंड ये प्लेट्स मूव करती हुआ है क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है ये भी एक सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। यही मैंने लास्ट में लिखा हुआ है दैट मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। आई होप आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्लियर हो। हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में ना। अब हम बात करें अर्थ मूवमेंट्स के बारे में ना। जितने भी अर्थ के मूवमेंट्स है वो कोई ना कोई फोर्सेस की वजह से हो रहे होंगे, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस अर्थ के मूवमेंट्स। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब क्या है? देखो, एंड मतलब अंदर है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे काम करेंगे ये फोर्सेस, ठीक है। देन वी कम एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ एक्सोजेनिक फोर्स मतलब एग्जिट समझ लो, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइन। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे एक्ट करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्ट करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस के टोटल दो फोर्सेस के हम एग्जांपल भी दिए, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, राइट। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, हमें सर्फेस ऑफ द अर्थ पे दिखता है, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इनके वजह से इरोजन एंड डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ये सब हमें सर्फेस ऑफ द अर्थ पे दिखता है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट कर रहे हैं ये सब फोर्सेस। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको जस्ट इतना लगना कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे जो फोर्सेस काम कर रही है वो क्या है, हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे हो गया अर्थक्वेक, ठीक है, क्रस्ट के अंदर से मूवमेंट आता है, तभी हमें बाहर फील होता है कि अच्छा चीजें हिल रही है। देन कम अपॉन दी एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? जो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे जो फोर्सेस काम कर रही है, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के सर्फेस पे काम कर रही है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने सडन फोर्सेस पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में। अर्थ के बारे में हम डिटेल में जा रहे हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है। When the lithospheric plates, हमने lithospheric plates फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, वही lithospheric plates जब मूव करती है, the surface of the earth vibrates। ऑब्वियसली अगर अंदर की जो lithospheric plates है वो मूव करी तो क्या होगा, सरफेस जो है अर्थ की वाइब्रेट करेगी, तभी हमें फील होता है कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है। These vibrations which can travel all around the earth are called earthquakes। तो कभी भी जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट करने लगता है। यही वाइब्रेशंस जो है वो पूरे अर्थ पे ट्रैवल करती हैं, देयरफॉर वी फील कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है। दीज आर नोन एज earthquakes। So when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates, and these vibrations which can travel all around the earth are called earthquakes। Now earthquakes के दो पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। पहला है हमारा फोकस और दूसरा है एपिसेंटर। ये दो चीजें क्या होती है, मैंने इसे एक डायग्राम, इसमें एक पिक्चर भी डाला हुआ है। फोकस, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक्चुअली में मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये अंदर है, ये क्रस्ट मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तभी तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है। हमें भले ही अर्थक्वेक बाहर महसूस हो रहा है कि हाँ चीजें हिल रही है, बट इट्स नॉट कि बाहर हो रहा है, नो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में फोर्सेस एक्ट कर रही है, तभी हमें बाहर फील हो रहा है। देयरफॉर अर्थक्वेक एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है।
सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। मतलब अंदर की तरफ क्रस्ट में ये जो पॉइंट है फोकस, यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, यहीं पे मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हमें बाहर ऊपर की तरफ फील होता है ना, फोकस के जस्ट अबव। अगर हम सरफेस के पॉइंट पे बात करें तो उसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। मतलब फोकस में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड द प्लेस ऑन द सरफेस, फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जो हमें सरफेस पे दिखता है उसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। तभी हम बात करते हैं ना कि एपी सेंटर क्या था अर्थक्वेक का, कहाँ से हम पता चला कि हाँ अर्थक्वेक शुरू हुआ। एक्चुअली में क्रस्ट ही है, बट ऊपर सरफेस पे पता चल रहा है। देखो जो सरफेस पे पॉइंट है हम एपी सेंटर बोलते हैं, जो क्रस्ट के अंदर एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हो हम फोकस बोलते हैं। दिस वाज द टू थिंग्स अबाउट अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ अर्थक्वेक हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेस्मोग्राफ एक ऐसा टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था, कितना ज्यादा था, कितना कम था। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं, वैसे ही अर्थक्वेक नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिक्टर स्केल। एक स्केल है जो बनाया गया है फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कितना ज्यादा था, कितना कम था। नाउ मैंने यहाँ पे पिक्चर डाल रखी है 3, 4, 5, देखो लाइट, माइनर, मॉडरेट ये सब लिखा हुआ है। बेसिकली अगर 3, 4, 5 स्केल का, रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड आता है अगर अर्थक्वेक का, तो बहुत कम अर्थक्वेक है। बहुत छोटे मोटे अर्थक्वेक है, छोटी मोटी चीजें हिंदी ज्यादा नहीं पता चलता, ठीक है। लेकिन अगर 6, 7 की भी तो एक मेजर अर्थक्वेक, इसमें डैमेजेस हो सकते हैं, बिल्डिंग्स टूट सकती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। सो 6, 7, 8 तो मतलब बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया अर्थक्वेक का, एकदम तहस महस हो जाता है भाई उस टाइम पे। तो 6, 7 जो मेजर अर्थक्वेक पे आता है, उससे ऊपर तो बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल बढ़ जाएगा हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस पे ना। प्रिपेयर्डनेस क्या, ऑब्वियसली भाई अर्थक्वेक आता है तो हम कुछ करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं घर ही में बैठे रहते हैं, बाहर जाते हैं घर से, राइट, ठीक है, अर्थक्वेक के दौरान। सो अंडर अ किचन काउंटर सेफ स्पॉट क्या है। सपोज अगर आप घर में फंस जाओ और अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो आप क्या करो, कोई ऐसा सेफ स्पॉट में जहाँ आप छुप के बैठ सको, आपको चोट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर अ किचन काउंटर, कोई टेबल या डेस्क के नीचे बैठ जाओ, ठीक है, कोई वॉल के कॉर्नर के अगेंस्ट। ये सब जगह क्या है कि आप बच सकते हो एटलीस्ट अर्थक्वेक से, तो एक सेफ स्पॉट है। दूसरी चीज, हमेशा फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडोज जो टूट सकती है, मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स, इन सबसे दूर रहो। क्यों, क्योंकि टूटने की वजह से जो कांच आपको लग सकते हैं। तो ये सब चीजें से आपको अर्थक्वेक के दौरान दूर रहना चाहिए। और ऑब्वियसली तीसरी चीज हम सब करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले हम फ्रेंड्स फैमिली को फोन करते हैं। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो ऑब्वियसली आपको अवेयरनेस फैलानी कि अर्थक्वेक सब बाहर आ जाए, सब सेफ हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में ना। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक वेंट है, वेंट मतलब एक ओपनिंग है, ठीक है, इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट से ही एक वॉल्केनो जो है एक ऐसा ओपनिंग जैसा जिससे मोल्टन मटेरियल सडनली इरप्ट करता है। सो वॉल्केनो क्या है, इट्स अ वेंट और ओपनिंग इन दी अर्थ क्रस्ट टू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ऑब्वियसली यहीं से हमारा क्या आता है, मोल्टन मटेरियल, मोल्टन मैग्मा जो बाहर आता है और वो सडनली इरप्ट करता है। सो दिस वेंट और ओपनिंग इन दी अर्थ क्रस्ट इज नोन एज वॉल्केनो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंडस्केप के बारे में, ठीक है, वॉर्न अवे ऑफ लैंडस्केप। मैंने जो हेडिंग लिखी इसका मतलब है कि लैंडस्केप जो है वो पूरा वॉर्न अवे हो जाता है बाय 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज योर वेदरिंग, सेकेंड इज योर इरोजन। तो ये 2 प्रोसेस की वजह से जो लैंडस्केप पूरा वॉर्न अवे हो जाता है, ठीक है। द रीजंस फॉर द वॉर्न अवे ऑफ लैंडस्केप इज वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये 2 होता क्या है एग्जैक्टली, विल जस्ट सी। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ की सर्फेस पे ही जब रॉक्स टूटते हैं उस चीज को हम बोलते हैं वेदरिंग के। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन दी अर्थ सर्फेस। अर्थ की सर्फेस पे जो रॉक्स टूट रहे हैं उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। एंड इरोजन क्या, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड आइस। नाउ जो लैंडस्केप है वो पूरा जो ऊपर की परत है ना वो एकदम इरोड कर जाती है, पूरा वेयर अवे हो जाता है, ठीक है। सो इरोजन क्या, एक वेयरिंग अवे है ऑफ द लैंडस्केप बाय एनी एजेंट, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, बाढ़ के दौरान होता है, ठीक है, पूरा ऊपर इरोड हो जाता है। सो वाटर, विंड, आइस, तीनों में से कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं जो लैंडस्केप को पूरा ऊपर से इरोड कर देते हैं, दैट इज नोन एज इरोजन। सो इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ना लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ना हर जगह सेम टाइप का लैंड नहीं है, राइट, अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। कोई लैंड अगर पूरा इरोड हुआ तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो होगा, राइट। सो लैंडफॉर्म चेंज हो रहे हैं। सो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड
डिपोजिशन। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आई हो। हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ दिस स्लाइड इज रियली इंपॉर्टेंट। हम पूरे नदी के काम पे बात करेंगे। रिवर जो है वो किस तरह चलती है, क्या बनाती है, उसके पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से लेके नीचे तक आने तक जो जो बनाती है उस पर बात करना चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक बड़े पैराग्राफ को 4 पॉइंट्स में लिख दिया है और फिर इस पॉइंट्स की भी मैंने अलग से डेफिनेशन दूसरी स्लाइड्स में लिखी है, तो आपको आई होप आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सो हम शुरू करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर ना। रिवर क्या, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो टम्बल करती है। स्टीप एंगल, मतलब रिवर आ रही है ऊपर से, ठीक है, जैसे एक हार्ड रॉक है, कोई स्टीप एंगल है जहां से वो गिरती है। सो क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है। दिस इज हाउ वाटरफॉल इज मेड, राइट। सो रिवर जो है ऊपर से आते हुए स्टीप एंगल है, हार्ड रॉक पर गिरती है तो वाटरफॉल बन जाता है, ठीक है। उसके आगे फिर रिवर और आगे बढ़ती है तो वो प्लेन को एंटर करती है, एंटर्स द प्लेन। अब जब प्लेन को एंटर करती है तो रिवर जो होती है ट्विस्ट और बेंड हो जाती है। तभी तो रिवर आपने देखा होगा, देखो मैंने आपको ये पिक्चर डाली, इसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ द रिवर, ठीक है। ये ट्विस्ट और बेंड करने से क्या बनते हैं, मियांडर्स। मियांडर्स एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना आप समझो कि जो ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ द रिवर जो बेंड हो रही है ना, उसी फॉर्म को हम मियांडर्स बोल रहे हैं। इसके बारे में मैंने डेफिनेशंस नेक्स्ट स्लाइड्स में भी लिखी हुई है अच्छे से, तो हम और अच्छे से समझेंगे आगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि रिवर प्लेन में एंटर करी, वो ट्विस्ट एंड बेंड कर रही है। ये जो ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ द रिवर जो है ना, वही हमारे मियांडर्स कहलाते हैं। अब क्या हो रहा है, रिवर आगे जा रही है, मियांडर्स बन गए। नो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, मतलब अब रिवर ऊपर से आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ लेके आएगी ना, खाली हाथ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इरोजन और डिपोजिशन करते हुए आएगी, कुछ उखाड़ते हुए आएगी, कुछ लेते हुए आएगी, कुछ डिपॉजिट करेगी, राइट। तो क्या होता है, जो मियांडर है, सपोज ये रिवर है, ठीक है, तेरी मेरी, दैट इज द मियांडर्स, ठीक है। अभी क्या होता है, ये क्या करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी। इतना सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होगा, इतना सारा डिपोजिशन होगा कि ये क्या हो जाए, ब्रेक कर जाता है बीच से, ठीक है। जो मियांडर लूप्स जो है, ठीक है, वो पास आने लगते हैं और कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, और एक अलग से लेक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे रिवर तेरी मेरी थी, अब यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए होंगे, बहुत ज्यादा भर गए होंगे, डिपॉजिट हो गया होगा वहां पे। तो क्या होता है, मेन रिवर से कट ऑफ होके एक अलग से ऑक्सबो लेक बन जाती है। जो आपको दिख रहा है ये एक ऑक्सबो लेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया कि रिवर आई, वाटरफॉल बना, ट्विस्ट बेंड हुआ तो मियांडर्स बने, ठीक है। फिर मियांडर्स में इतना ज्यादा डिपॉजिट हो गया कि वो मेन रिवर से कट गया और एक अलग से ऑक्सबो लेक बन गई। अब इसके आगे हम जाते हैं, रिवर और स्लो डाउन हो जाए क्योंकि वो और नीचे आ गई है, राइट। तो रिवर स्लो हो जाती है बहुत, उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। तो क्या होता है, रिवर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट जाती है। इट ब्रेक्स इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ऑब्वियसली रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, हमने नाम रख दिया डिस्ट्रीब्यूटरीज ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज जब बन जाता है तो क्या होता है, लोड डिपॉजिट हो रहा है। ऑब्वियसली रिवर अब अलग अलग चैनल्स में आगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई है उनकी। सो सब लोड डिपॉजिट करती है एंड फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। रिवर का जो माउथ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी, उसके बाद पूरा लोड डिपॉजिट करती है वहां पे, मतलब एक कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स बन जाता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल द माउथ्स। डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद पूरा एक कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स बन जाता है। उस सेडिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बना रही है, फिर वहां पे ही पूरा कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने के बाद। तो उस कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स को हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा वहां पे फॉर्म हो रहा है और फिर वो रिवर जो है पूरा किसी सी या ओशन में या किसी और रिवर में चली जाती है। सो दिस इज द होल वर्क ऑफ अ रिवर की वो ऊपर से आते हुए क्या क्या बना रही है। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो कि मियांडर्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी बनी, फिर डेल्टा बना, ठीक है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स में समझ में आया। मैंने स्टिल इसकी जो डेफिनेशन से अलग से लिख दी कि आई होप आपको पूरा क्लियर हो। Now meanders क्या होता है, when a river enters the plain it twists and turns forming large bends called meanders। मतलब क्या है, रिवर जब भी कोई प्लेन एंटर करती है तो वो ट्विस्ट और टर्न करती है, यही बेंड्स को हम meanders बोलते हैं। ये जो तेरा मेरा बन रहा है ना मेरा रिवर का, it's forming bends, it's twisting, that is known as your meanders। नेक्स्ट आता है ऑक्सबो लेक। मैंने आपको उस स्लाइड में समझाने की कोशिश की थी, स्टिल मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ये आपको डायग्राम देखिए बहुत अच्छे समझ आएगा। नीचे जो पिक्चर बनी हुई है, ये रिवर चल रही है, ठीक है। यही जो ट्विस्टिंग कर रही है सब मियांडर बोलते हैं, यहाँ पे मियांडर लिखा हुआ। अब ये देखो यहाँ पे सेडिमेंट्स भर रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट भर रहा है, आगे जाके ये इतना भर जाता है ना कि यहाँ देखिए यहाँ भर रहा है, ये बीच से कट ऑफ हो जाता है, इतना क्लोज आ जाता है मियांडर लूप कि वो मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है और ये अलग से एक ऑक्सबो लेक बन जाती है। आई होप अब आपको क्लियर होगा, वहां पे मैंने क्लियर किया बट स्टिल आई एम क्लियरिंग इट अगेन कि वो सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स बढ़ने के बाद वो मेन रिवर से वहां से कट हो जाता है मियांडर्स।
एंड देयरफॉर एक अलग से ऑक्सबो लेक बन जाती है ना। ऑक्सबो लेक की मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ क्रेसेंट शेप्ड बॉडी। क्रेसेंट मतलब कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक हाफ मून, सिंपल। जो हाफ मून आपने देखा ना उसे हम क्रेसेंट यू शेप्ड बॉडी समझे, जैसे यहाँ पे बना है ना like this is a crescent shaped body of water formed when a meander loop of a river is cut off from the main river flow, eventually forming a U-shaped lake. I hope आपको ऑक्सबो लेक पूरा समझ आया कि एक क्रेसेंट शेप है बॉडी ऑफ वाटर जो फॉर्म होती है जब मियांडर लूप जो है रिवर का वो कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, तो वो एक यू शेप्ड लेक बना लेता है, उससे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लड प्लेन के बारे में। ना फ्लड नाम क्यों है प्लेन पे, सी अब क्या होता है कभी कभी जब रिवर आ रही है ना, रिवर ओवरफ्लोज, ऑब्वियसली बाढ़ जब आती है रिवर ओवरफ्लोज है तभी तो बाढ़ आती है एंड कॉजेज फ्लड्स। तो जब रिवर का पानी ओवरफ्लो कर जाता है, रिवर ओवरफ्लो करती है तो फ्लड्स कॉज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। सी बाढ़ एक्चुअली में तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत नुकसान होता है, बट लेकिन जब बाढ़ आती है तो एक अच्छी चीज़ क्या करके जाती है कि जो जिस जहाँ पे रिवर ओवरफ्लो करी है, ठीक है, जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ पे एक अच्छी फाइन सॉइल की और सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है। एंड दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इसी फर्टाइल प्लेन क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना एक डिपॉजिट दे रही है फाइन सॉइल और सेडिमेंट्स का जो बहुत फर्टाइल होता है, एंड देयरफॉर द नेम्स कम्स एट फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बना रहा है। तो फ्लड प्लेन यही होता है कि जब रिवर ओवरफ्लो करती है, व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज एंड कॉजेस फ्लड्स, इट्स डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैक्स, और तभी से क्या फॉर्म होता है, एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म होता है। तो तभी इन्होंने नाम फ्लड प्लेन रख दिया कि भाई प्लेन पे फर्टाइल जो पूरी लेयर बन रही है फ्लड की वजह से बन रही है, तो द नेम कम्स एज फ्लड प्लेन। आई होप आपको पूरा ही समझ में आया हो। अब हम आते हैं लेवीज पे। द रेज्ड बैंक्स ऑफ अ रिवर आर कॉल्ड, जो बैंक ऑफ अ रिवर जो है वो थोड़े रेज्ड है, ऊंचे उठे हुए, दैट इज नोन एज लीव्स, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटरीज पर। हमने ऑब्वियसली उस स्लाइड में सब बात कर ली, बट ये मैंने अलग से बना दिया यहाँ पे भी। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, व्हेन अ रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप into a number of streams, these are called distributaries। हमने अभी उसी साइड में पढ़ा था कि जब रिवर नीचे जाके बहुत स्लो हो जाती है तो क्या बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, therefore these are known as distributaries। अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वहीं से नाम बन गया है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ना डेल्टा क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि वो सेडिमेंट्स, जो कलेक्शन ऑफ पूरा सेडिमेंट्स बन रहा है उससे डेल्टा फॉर्म होता है, राइट। तो तभी डेल्टा समझना क्या है, वही एक डिपोजिशनल फीचर है। सबसे अच्छा वर्ड डेल्टा समझने का क्या है, डिपोजिशनल फीचर। इट्स रियली नाइस वर्ड जो आपको बहुत अच्छे समझा कि डेल्टा क्या होता है। यूजुअली ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, डेल्टा क्या है, ठीक है। डेल्टा कुछ नहीं, एक डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ रिवर। डिपोजिशन मतलब पूरा जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है जो डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ रिवर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। रिवर की माउथ पे जो लास्ट में कलेक्शन ऑफ पूरा सेडिमेंट्स है, जैसे हम डिपोजिशनल एक फीचर बोल रहे हैं, वो हमारा डेल्टा है। These are wetlands that form as rivers empty their water and sediment into another body of water such as ocean, lake or another river। हमने उसी स्लाइड पे पढ़ा था डेल्टा कैसे फॉर्म हो रहा था कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद वो पूरा अपना लोड डिपॉजिट करती है, मतलब एक डिपोजिशन फीचर है, राइट, रिवर का, तो वो पूरा जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है वो एक ऐसा वेटलैंड जैसा फॉर्म करता है और वहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है, और फिर रिवर जो है वो पूरा अपना पानी किसी ओशन या लेक या किसी और रिवर में डाल देती है। सो दिस इज हाउ डेल्टाज आर फॉर्म्ड। डेल्टा एक डिपोजिशनल फीचर है ऑफ अ रिवर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। These are wetlands that form as rivers empty their water and sediment into another body of water such as ocean, lake or another river। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। अभी हमने वर्क ऑफ रिवर के बारे में बात की, पूरा मियांडर्स कैसे बना, ऑक्सबो लेक कैसे बना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा। अब हम बात कर रहे हैं वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। सो सी वेव्स क्या होती है, ऑब्वियसली सी में जो पानी की लहरें आती है सी वेव्स, राइट। अब सी वेव्स में क्या होता है, बिकॉज जो सी वेव्स बार बार आ रही है, इरोजन और डिपोजिशन करती है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेकर आ रही होंगी सी वेव्स ना। बिकॉज ऑफ दिस इरोजन एंड डिपोजिशन क्या होता है, सी वेव्स जो है एक कोस्टल लैंडफॉर्म्स बना लेते हैं। ऑब्वियसली कोस्ट पे अलग एक लैंड का फॉर्म बना रहे हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म। सो बिकॉज ऑफ दिस इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाता है वहाँ पे ना। सी वेव जो है वो कंटिन्यूसली आती जाती है, राइट। सो वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है रॉक्स को, तो वहाँ पे जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाता है। सो सी वेव्स बार बार उस पर इतना ज्यादा पानी पड़ता है कि वो क्रैक्स पर डेवलप हो जाता है वहाँ पे, एंड देयरफॉर हॉलो लाइक केव्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सी केव्स। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं ये।
यहाँ पे पानी इतनी बार स्ट्राइक की, इतनी बार सी वेव स्ट्राइक की कि जो रॉक के अंदर एक गुफा जैसा सी केव्स बन गया है। अब बिकॉज ऑफ यही इरोजन डिपॉजिट वजह से सी केव्स में बार बार और पानी पड़ रहा है और सी वेव जो है वो स्ट्राइक कर रही है कंटिन्यूसली, तो कैविटीज और बड़ी हो जाती है, जो गुफा छोटी है और बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओनली द रूफ रिमेन्स। तो ये पूरी गुफा थी, ये और बड़ा हो गया, कैविटीज की और बड़ी हो गई, तो सिर्फ रूफ ही बचता है ऊपर का, ठीक है, ओनली द रूफ रिमेन्स, उसे हम सी आर्क्स बोलते हैं। अगर सिर्फ रूफ बच गया दैट इज होना चाहिए सी आर्क्स। अब इरोजन और ज्यादा होगा, राइट, और बढ़ेगा, तो क्या होगा, रूफ भी टूट जाती है, जो बेसिकली सिर्फ रूफ बची थी वो भी टूट जाएगी, तो सिर्फ बचेगा क्या, साइड की वॉल्स, राइट, जिसे हम कहते हैं स्टैक। तो सिर्फ जो वॉल्स बच रही है, ऊपर की रूफ भी टूट गई, उसे हम कहते हैं स्टैक। उसके बाद स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज नोन एज योर सी क्लिफ। सो स्टैक्स बनने के बाद एक स्टीप रॉकी कोस्ट जैसा बन जाता है, एकदम वर्टिकली खड़ा रहता है ऑन द सी वाटर, ठीक है, उसे हम सी क्लिफ बोलते हैं। सो दिस वाज द होल वर्क ऑफ सी वेव्स की पहले कैसे इरोजन डिपॉजिशन से कोस्टल लैंडफॉर्म बने, फिर उसमें पानी के कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने की वजह से क्रैक डेवलप होने की वजह से सी केव्स बनते हैं, फिर उसका पूरा रूफ बच जाता है सिर्फ, बाकी उसकी कैविटी इतना बड़ा होता है सिर्फ रूफ बचता है, हम सी आर्क बोलते हैं, फिर रूफ भी टूट जाता है, सिर्फ वॉल्स बचती है तो स्टैक बनता है, तो वही पूरा एक राइजिंग वर्टिकली जो खड़ा है रॉकी कोस्ट जैसा, दैट इज नोन एज योर सी क्लिफ। आई होप आपको पूरा समझ में आया स्ट्रक्चर की कैसे सी वेव्स काम कर रही हैं। मैंने स्टिल सी केव, सी आर्क, स्टैक, सी क्लिफ इन सब की अलग से डेफिनेशन दी रखी है आपको समझाने के लिए। तो hollow like caves formed on the rocks due to the striking of the sea waves are called sea caves। वही चीज है कि जो पूरी hollow like caves बन रही है रॉक्स पे, क्यों, क्योंकि सी वेव्स जो है स्ट्राइक कर रही कंटिन्यूसली, दैट इज नोन एज योर सी केव्स। नेक्स्ट आता है सी आर्क्स। नाउ सी आर्क वही है, व्हेन अ सी केव erodes further it is eventually collapses, it's eventually collapses leaving only an arc shaped structure over the water which is called the sea arc। बस एक आर्क शेप स्ट्रक्चर रह जाता है, so that is known as your sea arcs। फिर हम बात करते हैं स्टैक के बारे में, हमने उसमें पढ़ा था द वॉल लाइक फीचर्स, ऑब्वियसली रूफ भी टूट गई तो बचे क्या, सिर्फ वॉल्स, दैट इज नोन एज योर स्टैक, हमने वही पढ़ा था। सो द वॉल लाइक फीचर्स after the formation of sea caves and sea arcs which eventually lead to the remaining of walls due to erosion are known as stack। तो सिर्फ जो वॉल बच रही है पूरा रूफ टूटने के बाद भी बिकॉज ऑफ इरोजन, उसे हम स्टैक बोलते हैं। And then we have the last, that is sea cliff, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। तो वही जो पूरा एक वर्टिकली एकदम रॉकी कोस्ट जो है वो खड़ा हुआ है सी वाटर पे, एकदम वर्टिकली एकदम सीधा खड़ा, दैट इज नोन एज योर सी क्लिफ। आई होप आपको सी वेव्स का पूरा वर्क, सी केव्स कैसे बने, आर्क कैसे बने, स्टैक कैसे बना और क्लिफ कैसे बना, पूरा क्लियरली समझ आया। आगे आ जाते हैं हम वर्क ऑफ आइस। अब हम आइस के बारे में बात करें, हमने वर्क ऑफ रिवर के बारे में बात करी, वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में, हम वर्क ऑफ आइस के बारे में बात करेंगे। नो ग्लेशियर्स क्या होता है, हम सबको पता है ग्लेशियर्स आर नोन एज द रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है, क्योंकि पहले पूरा बर्फ होती है फिर उसमें से रिवर्स निकलती रही, जैसे गंगा, ठीक है, ग्लेशियर से निकलते हैं। सो ग्लेशियर्स जो है वो इरोड करते हैं लैंडस्केप, ऑब्वियसली ग्लेशियर्स जो है आएंगे एंड दे इरोड द लैंडस्केप, वहाँ के भी लैंडस्केप को इरोड करती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इरोजन क्या होता है, डीप हॉलोज बन जाते हैं, डीप हॉलोज कार्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स ऑफ आइस और ग्लेशियर्स। तो क्या होता है, वो जो हॉलोज है जब आइस मेल्ट करती है तो वो पूरा पानी से भर जाती है, देयरफॉर ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं वहां पे। सो आप समझ रहे हो कैसे ब्यूटीफुल लेक्स बन रही है, जो ग्लेशियर्स है वो इरोड कर रहे हैं तो वहां पे एक डीप हॉलो टाइप बन जाता है, और वहीं पे जब आइस मेल्ट करते पूरा पानी भर जाता है, देयरफॉर ब्यूटीफुल लेक्स बनते हैं। नाउ ग्लेशियर्स आ रहे हैं, इरोजन हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लेके भी आएंगे, राइट, कुछ डिपॉजिट भी देंगे। सो मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, जैसे रॉक्स हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, बहुत सारे डिपॉजिट्स अलग तरीके के, वो क्या बनाते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। सो ग्लेशियल मोरेन्स क्या होता है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज rocks big and small, sand and silt gets deposited and these deposits form glacial moraines। So जो भी मटेरियल एक ग्लेशियर कैरी करता है, जो चीज को हम डिपॉजिट, जो चीज को ग्लेशियर्स डिपॉजिट करते हैं, उसे हम बोल देते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। फिर हम बात कर रहे हैं मशरूम रॉक्स के बारे में। नाउ ये जो रॉक्स है ना एक्चुअली मशरूम के शेप में, देयरफॉर द नेम कम्स एज मशरूम रॉक्स। ये यूजुअली आपको डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, इन डेजर्ट एरियाज विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। तो कहते हैं सपोज कोई रॉक है, अब डेजर्ट एरियाज में जो विंड आती है ना, जो हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है डेजर्ट एरियाज में, तो वो हवाओं से जो लोअर सेक्शन है रॉक का, वो उसको बहुत ज्यादा इरोड करता है, ज्यादा इरोड लोअर सेक्शन को करता है देन द अपर पार्ट। देयरफॉर जो लोअर है उसका नैरोअर बेस बचता है,
देयरफॉर रॉक्स आर फाउंड व्हिच हैव नैरोअर बेस, नीचे का बेस पतला हो जाता है, एंड वाइडर टॉप नोन एज मशरूम रॉक्स। देखो आप देख सकते हो ऊपर का ज्यादा बड़ा है एंड नीचे एकदम मशरूम जैसा ही लग रहा है, राइट। सो डेजर्ट एरियाज में विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, एंड देयरफॉर रॉक्स आर फाउंड व्हिच हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मशरूम रॉक्स। ये एकदम मशरूम रॉक्स जैसे ही दिख रहा है, मशरूम जैसे ही दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड ड्यून्स के बारे में। सैंड ड्यून्स हमने बहुत बार देखा, मूवी में भी देखा होगा, आपको पता है एग्जैक्टली सैंड ड्यून्स होता है किसी ऐसे हल्के हल्के हिल्स होते हैं, लो हिल आप समझो एकदम ऐसे। सो सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द ब्लोइंग ऑफ विंड। हवा की वजह से जो हिल्स ऑफ सैंड बन रहे हैं, सैंड नीचे कलेक्ट हो रही है, वेयर सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल। एक हल्के हल्के ऐसे, ज्यादा हाई हिल नहीं, लो हिल एकदम हल्के हल्के, जैसे आपको डायग्राम में पिक्चर में दिख रहा होगा, लो हिल बनते हैं। दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो लो हिल स्ट्रक्चर जो सैंड के डिपॉजिट होने की वजह से बन रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सो सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड formed by the blowing of wind where the sand falls and gets deposited in low hill like structures. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोएस्ट के बारे में ना। लोएस्ट क्या होता है गाइस, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। अब हम बात कर रहे हैं उस सैंड के बारे में जो बहुत हल्की होती है, ठीक है, बहुत फाइन और लाइट सैंड होती है, ठीक है, जो कैरी हो सकती है हवा के पास बहुत दूर दूर तक, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ये कैरी हो सकती है, बहुत पतली फाइन एकदम सैंड होती है। When the grains of sand are very fine and light, the wind carry it over very long distances. And when such sand is deposited in large areas, it is called loess. तो ये जो बहुत हल्की फाइन लाइट सैंड होती है ना, ये बहुत दूर दूर तक हवा कैरी कर लेता है, और ये दूर दूर तक जहाँ पे जो ये डिपॉजिट्स हो रही है ना, पूरे फाइन सैंड जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, वहाँ पे पूरा एक वो बन जाता है, दिस नोन एज लोएस, ठीक है, पूरा एक डिपॉजिशन बन जाता है ऑफ दिस फाइन सैंड, जिसको हम बोलते हैं लोएस। So this was about कि sand dunes, loess, mushroom rocks, ये सब क्या होता है। Thank you so much guys for watching। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, I hope आपको पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझ आया हो। आपको इस चैप्टर के हैंडरिटन नोट्स और पीपीटी दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। Thank you so much guys, bye bye।